Hello students, good morning all of you. Students, your exercise 6.1 is going on, and in previous video I have solved the numeral problem of exercise 6.1, which is based on the linear pair of angle and adjacent angle as well as vertically opposite angle. So today I will finish this exercise. So here the question number 5 is, in given figure POQ, here POQ is a line, ray OR is perpendicular to the line PQ. Here बच्चों यहाँ पर ये जो रे OR है, OR is perpendicular to this line. perpendicular का मतलब बच्चों 90 डिग्री होता है, ठीक है. एंड OS is another ray. ये देखिए बच्चों, OS जो है एक another ray है, line between rays OP एंड OR. OP और OR के बीच देखिए, ये OP है, ये OR है, इसके बीच में एक और रे है OS. देन वी हैव टू प्रूव दैट एंगल ROS इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस POS. ठीक है, तो ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है. और इसमें बेसिकली देखिए बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं उनमें हमें ये देखना होता है कि जो इसे देखिए यहाँ पर ROS लिखा है लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में QOS और POS लिखा है. तो यानी कि हमें बच्चों QOS और POS को ही ध्यान में रखकर जो इसके प्रूविंग स्टेप्स हैं उनमें ये इंक्लूड करना पड़ेगा. तो हमें सबसे पहले देखिए बच्चों QOS फाइंड करना पड़ेगा, POS फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है. और जैसे हमें QOS और POS मिल जाएगा, फिर हम क्या करेंगे बच्चों, माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ बीच में क्या लगा है, माइनस लगा है. फिर हमें जो है ROS मिलेगा इस तरह से. सो कीप इन माइंड दिस कॉन्सेप्ट, वी हैव टू प्रूव दिस क्वेश्चन. सो लेट्स स्टार्ट हियर फ्रॉम फिगर एंगल QOS. बच्चों देखिए QOS ये एंगल है आपका QOS. अब देखिए बच्चों QOS में आपको 2 एंगल मिल रहा है ना. फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल, ये वाला एंगल देखिए और ये वाला एंगल देखिए. ये दोनों एंगल कैसा एंगल है बच्चों, एडजेसेंट एंगल है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए कॉमन वर्टेक्स है और एक क्या है, कॉमन आर्म है. देखिए कॉमन वर्टेक्स, कॉमन आर्म. तो हम लिख सकते हैं बच्चों QOS इज इक्वल टू, देखिए 2 एंगल्स का सम करेंगे हम. आपने पढ़ा होगा एडजेसेंट एंगल में कि एडजेसेंट एंगल में आपको एक मैंने प्रॉपर्टी बताई थी, वो प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे. तो यानी कि ये एंगल जो होगा QOS इज द इक्वल टू, QOS एंगल इक्वल टू सम ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल. सो हियर वी कैन राइट एंगल दिस ROS प्लस एंगल दिस QOR. ओके, समझ में आ गया बच्चों. एंड वी नो गिवन, यहाँ पर देखिए QOR क्या है बच्चों, 90 डिग्री है. सो वी कैन राइट अगेन QOS इज इक्वल टू ROS प्लस 90 डिग्री, बिकॉज हियर गिवन QOR is equal to 90 degree. So this is the equation number 1. Now again we have to apply this concept for this angle. So here again we can write now angle POS. बच्चों देखिए POS, ये एंगल देखिए बच्चों POS है ना. POS जो है किस तरह से हम निकाल सकते हैं, देखिए बच्चों POS जैसे ये एंगल है आपका एंगल POR, देखिए POR, ये एंगल देखिए बच्चों POR को, और ये एंगल देखिए POS और POR है ना. तो POS हमें निकालना है बच्चों. तो कैसे निकालेंगे, देखिए ये भी एक एडजेसेंट एंगल है, क्योंकि POR बच्चों देखिए
ओ आर इज अ एडजेसेंट एंगल। पी ओ आर कौन सा एंगल है बच्चों? एडजेसेंट एंगल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए कॉमन वर्टेक्स है और कॉमन आर्म है। तो हमें जैसे देखिए पी ओ आर हमें निकालना है। अगर पी ओ आर निकालें तो पी ओ आर क्या होगा? इन दोनों एंगल का सम होगा। पी ओ एस और आर ओ एस का क्या होगा बच्चों? सम होगा। तो अगर हमें पी ओ एस निकालना है तो पी ये एंगल इधर शिफ्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? पी ओ आर माइनस आर ओ एस हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट हमको लगाना है कि अगर पी ओ एस हमें निकालना है बच्चों, पी ओ एस अगर निकालना है तो पूरे एंगल में से क्या माइनस कर दें? ये वाला एंगल अगर माइनस कर देंगे तो हमें पी ओ एस मिल जाएगा। तो हम लिख सकते हैं पी ओ एस इक्वल टू एंगल पी ओ आर माइनस एंगल पी ओ एस। नहीं, पी ओ आर पूरे एंगल में से क्या माइनस कर दें? ये वाला एंगल माइनस कर दें, आर ओ एस माइनस कर दें। एंड अगेन वी नो दैट हियर एंगल पी ओ आर बच्चों, पी ओ आर और क्यू ओ आर ये दोनों इक्वल हैं और 90 के इक्वल हैं फ्रॉम फिगर। सो वी कैन राइट पी ओ एस इज इक्वल टू एंगल पी ओ आर कितना हो जाएगा बच्चों? 90 माइनस आर ओ एस हो जाएगा और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकंड। नाउ वी हैव टू सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। बच्चों दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट से माइनस करेंगे तो सो वी कैन राइट सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा? इक्वेशन सेकंड क्या है बच्चों? इक्वेशन सेकंड यहाँ पर क्या है? दिस इक्वेशन इज सेकंड एंड दिस इक्वेशन इज फर्स्ट। सो वी कैन राइट क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस इज इक्वल टू, देखिए क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस क्या होगा? जैसे लेफ्ट को लेफ्ट से सब्ट्रैक्ट किया गया वैसे ही राइट को राइट से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लिख सकते हैं आर ओ एस प्लस 90 डिग्री माइनस, बच्चों यहाँ पर देखिए ये सेकंड इक्वेशन है तो 90 माइनस करेंगे हम और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब देखिए ये 90 कैंसिल हो गया। ठीक है बच्चों, तो क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस इक्वल टू लिख सकते हैं, देखिए आर ओ एस और आर ओ एस 2 आर ओ एस हो जाएगा। सो अगेन वी कैन राइट दिस इक्वल टू दिस 2 आर ओ एस एंगल इज इक्वल टू क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। देन अगेन वी कैन राइट, अब देखिए बच्चों 2 इधर शिफ्ट कर देंगे तो हम लिख सकते हैं आर ओ एस इज इक्वल टू हाफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस एंड दिस इज द solution, hence proved, hence proved। बच्चों तो ये हो गया इसका solution। So student before in this question, in this exercise 6 question you have to solve by yourself, okay, and if you have any doubt then I will explain this question in live online classes, okay। So try to solve this question by yourself and we are moving the next concept। So before moving the next concept, pause the video to note it down in your copy or take a screenshot। Now student we are moving the next concept। So here I am introduce the next concept, that is transversal। What is transversal? So transversal is a line which intersects 2 or more lines at distinct point, okay। So we can write
a line which intersects two or more lines at distinct point is called transversal. So here we can draw this, the figure of this transversal. So here two non-parallel line has given PQ and MN, and here this line X and Y. O and O dash. Okay, so here we can say that this line XY intersect two lines at distinct point. distinct point का मतलब बच्चों जैसे ये O पॉइंट है और ये O डैश पॉइंट है, तो ये दोनों क्या अलग अलग पॉइंट है ना, तो इसलिए यहाँ पर लिख सकते हैं हियर लाइन एक्स वाई हियर फ्रॉम फिगर, यहाँ लिख सकते हैं हियर फ्रॉम फिगर, हियर फ्रॉम फिगर line XY is a transversal. Okay, now we are moving the next concept, that is called corresponding angle axiom. Okay, so here we can write, so first of all, before moving the corresponding angle axiom, we have to again introduce some different type of angle. If a transversal intersect two lines, बच्चों स्टेटमेंट को ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूँ, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइंस, अब वो टू लाइंस कैसे हो सकती है बच्चों, देखिए जब हम कहते हैं ना इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइंस, इंटरसेक्ट्स टू लाइंस, ठीक है, तो टू लाइंस में टू टाइप्स की लाइन आ सकती हैं, या तो वो पैरेलल होंगी, टू पैरेलल लाइन, या टू नॉन पैरेलल लाइन, टू नॉन पैरेलल, दोनों टाइप की लाइन हो सकती हैं बच्चों। तो जैसे मान लीजिए अभी आपको PQ और MN देखिए, PQ और MN ये जो लाइन है बच्चों, ये कौन सी लाइन है, ये नॉन पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन क्या होती है बच्चों, पैरेलल लाइन के बारे में आपने पढ़ा होगा क्लास इन प्रीवियस क्लास, दैट इफ अ टू लाइन दैट दे नेवर मीट, टू लाइन्स आर सेड टू बी पैरेलल। बच्चों पैरेलल लाइन का डेफिनेशन आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लास में, टू लाइन्स आर सेड टू बी पैरेलल इफ दे नेवर मीट एट एनी पॉइंट एंड द डिस्टेंस फ्रॉम ईच एंड इज ऑलवेज सेम। तो ऐसे लाइन्स को हम पैरेलल लाइन बोलते हैं। जैसे देखिए ये लाइन है, ये लाइन है ना, तो कभी नहीं मिलती हैं आपस में, और उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा सेम होता है। जैसे आपने देखा होगा रेलवे ट्रैक होता है ना बच्चों, रेलवे ट्रैक, तो वो एग्जाम्पल होता है पैरेलल लाइन का। तो बच्चों जब कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है टू या मोर देन टू लाइंस को, तो बहुत सारे एंगल बनते हैं बच्चों, उन्हीं के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसे देखिए नाउ हियर, देखिए यहाँ पर देखिए कितने एंगल बन रहे हैं, आप यहाँ से काउंट करते हैं, ठीक है बच्चों, और यहाँ से काउंट करते हैं। ये फर्स्ट एंगल हो गया, सेकंड एंगल हो गया, थर्ड एंगल हो गया, फोर्थ एंगल हो गया, ये फिफ्थ एंगल हो गया, सिक्स्थ एंगल हो गया, ये सेवंथ एंगल हो गया, और ये एट एंगल हो गया। तो टोटल 8 एंगल्स बन रहे हैं, यानी कि 8 एंगल्स का मतलब 4 एंगल्स बन रहे हैं, 4 पेयर्स ऑफ एंगल बन रहे हैं, 4 पेयर मीन्स 8 एंगल, समझ में आ गया।
क्योंकि एक पेयर में टू एंगल्स, एक पेयर में टू होता है। तो यहाँ पर लिखना होगा कि नाउ इफ अ ट्रांसवर्सल intersects two lines, then eight angles are four pairs of angles are formed। समझ में आ गया बच्चों? फोर पेयर्स ऑफ एंगल कह सकते हैं या एट एंगल्स में कह सकते हैं। हेंस फ्रॉम फिगर, अगेन वी कैन राइट हेंस फ्रॉम फिगर। फर्स्ट इसमें क्या क्या देखिए, सभी जो 8 एंगल सब बन रहे हैं उन सबके लिए अलग अलग कॉन्सेप्ट है बच्चों। देखिए जो यहाँ पर 8 एंगल्स बन रहे हैं उसमें ये सभी एंगल 1 से लेकर एंगल 1 2 3 4 5 6 7 and 8 are called corresponding angles। ये तो हो गया करस्पॉन्डिंग एंगल। अब मैंने अभी बताया था कि मैं करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम बताने जा रहा था, लेकिन सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि करस्पॉन्डिंग एंगल कब बनता है बच्चों। जब कोई ट्रांसवर्सल टू लाइंस को इंटरसेक्ट करती है, टू या मोर देन टू लाइन को इंटरसेक्ट करती है, देन करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर फॉर्म्ड, तभी करस्पॉन्डिंग एंगल बनता है। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सभी करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। सेकंड इसमें देखिए एंगल 1 and 3, एंगल 1 3 2 4 ये तो आपको पहले से मालूम है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। 1 3 2 4 क्या होगा बच्चों? देखिए 1 के आगे, 1 के सामने क्या अपोजिट एंगल, देखिए 1 3 ये तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना, इसको बताने की कोई जरूरत नहीं, तो पहले से पढ़ चुके हैं। ये देखिए पहले एंगल 2 and 8, एंगल 2 and 8 एंड एंगल 3 and 5 आर कॉल्ड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बच्चों यहाँ पर 2 और 8 देख रहे हैं ना, 2 8 इसको हम बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इंटीरियर क्यों है? क्योंकि ये जो लाइन है ना बच्चों इसके अंदर है, तो अंदर वाले को हम बोलते हैं इंटीरियर। अंदर है क्योंकि 2 और 8 लाइन के अंदर है ना, इनसाइड है, तो हम बोलेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऐसे ही हम लिख सकते हैं एंड और 1 और 7, देखिए एंगल 1 and 7, और क्या लिख सकते हैं 1 और 7 के बाद 4 and 6 आर कॉल्ड अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। समझ में आ गया बच्चों? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्यों होगा? देखिए एक्सटीरियर का मतलब देखिए जैसे ये 2 लाइन है और उसको एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है ना, तो ये इधर बाहर है ना, ये बाहर है, तो इसलिए इसको हम बोलेंगे एक्सटीरियर यानी आउटसाइड है। समझ में आ गया बच्चों? आउटसाइड है, इसलिए इसे हम कहेंगे देखिए इधर है, ऊपर है ना, तो आउटसाइड है, तो इसे हम एक्सटीरियर कहेंगे। नाउ अगेन इन दिस, इसमें एक और कॉन्सेप्ट होता है बच्चों, जैसे देखिए जैसे 2 लाइन है और उसको एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है ना, तो इस साइड को देखते हैं, इस साइड को, ये क्या होता है बच्चों? सेम साइड होता है, सेम साइड होता है। तो देखिए 2 और 5, देखिए 2 और 5
ये 2 और 5 क्या है बच्चों, सेम साइड है, एक ही साइड में है ना, देखिए इधर है ना सेम साइड, और इसे 3 और 8 कहाँ पे है, इधर है। तो हम लिख सकते हैं थर्ड पॉइंट इसमें, एंगल 2 and 5 and angle 3 and 8 are called इंटीरियर एंगल, या हम ये भी लिख सकते हैं को इंटीरियर एंगल भी लिख सकते हैं, इंटीरियर एंगल ही लिख दीजिए, बाद में हम को इंटीरियर बताएंगे आपको। इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ, किसके साइड, सेम साइड ऑफ, किसके बच्चों, किसके सेम साइड है, इस ट्रांसवर्सल के, तो यहाँ लिखेंगे इन ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बच्चों। ये होता है जब आपसे पूछा जाता है व्हाट इज स्टीरियर एंगल, तो आप कहेंगे कि when a transversal intersects two lines then 4 pairs of corresponding angle are formed। तो यहाँ पर corresponding angle हो गया बच्चों, alternate interior angle हो गया, alternate exterior angle हो गया, और interior angles on same side of transversal भी हो गया। अब इसके बाद कुछ axiom properties है वो हम आपको बताएंगे। So before moving the next concept, pause the video to note it down in your copy or take a screenshot। So student, we are moving the next and very important concept that is called axiom। First of all you have to know that what is an axiom। बच्चों axiom, और इसके बाद आपने थ्योरम्स का नाम तो पहले से सुन लिया आपने, थ्योरम, और यहाँ पर मैं बताने जा रहा हूँ axiom। What is the difference between these two कॉन्सेप्ट, एग्जियम और थ्योरम में डिफरेंस क्या होता है बच्चों। तो सबसे ज़रूरी है कि जैसे आपने अभी थ्योरम आपने पढ़ा होगा, थ्योरम 6.1 जो कि बेस्ड था वर्टिकली अपोजिट एंगल पे, कि इफ़ अ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट एट इनिशियल पॉइंट देन ईच पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर फॉर्म्ड एंड वी हैव टू प्रूव दिस थ्योरम ओके विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस कॉन्सेप्ट। बच्चों अभी आपने थ्योरम 6.1 में देखा था कि हमने इसको प्रूव किया था ना, प्रूव किया था, लास्ट में प्रूव हो गया था। तो थ्योरम और एग्जियम में यही डिफरेंस है। थ्योरम में जब कोई, जैसे मैंने अभी बोला ना कि इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन ईच पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर फॉर्म्ड, ये जो स्टेटमेंट मैंने बोला बच्चों, इसको प्रूव करना पड़ेगा आपको। तो वो प्रूव इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि वो थ्योरम में आपने यूज़ किया है वो स्टेटमेंट। तो जो स्टेटमेंट थ्योरम में यूज होता है, इफ अ स्टेटमेंट यूज्ड इन थ्योरम देन वी हैव टू प्रूव, ओके, तो हमें उसको प्रूव करना होता है, देन आफ्टर वी हैव टू यूज। लेकिन एक्सियम में यही जस्ट अपोजिट होता है कि एक्सियम क्या होता है बच्चों, एक्सियम इज कॉल्ड प्रूवन स्टेटमेंट। समझ में आ रहा ना, एक ऐसा स्टेटमेंट जो प्रूफ, उसमें प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, प्रूफ करने की, वो पहले से ही उस स्टेटमेंट में ही प्रूफ उसका होता है। हम ये कह सकते हैं कि वो जो स्टेटमेंट है विदाउट प्रूफ के लिए जो है यूज़ करना होता है, ठीक है। तो जब किसी स्टेटमेंट के पहले एक्सियम वर्ड यूज़ हो जाता है बच्चों, तो उसमें प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, उसे एज इट इज़ मान लेते हैं और उसका हम यूज़ करने लगते हैं, ठीक है। बट किसी स्टेटमेंट के पहले अगर थ्योरम लिखा है बच्चों, देन वी हैव टू फोर्स दैट वी हैव टू प्रूव, देन आफ्टर वी हैव टू यूज़। सबसे पहले उसको हम प्रूफ करेंगे, देन आफ्टर वी हैव टू यूज़। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर कुछ आपको एक्सियम बताया, इस चैप्टर में कुछ एक्सियम देखिए। ज्योमेट्री इज, इन ज्योमेट्री देयर आर 2 टाइप ऑफ स्टेटमेंट हैज गिवन। फर्स्ट ऑफ ऑल in the form of axiom and in the form of theorem। जो स्टेटमेंट मैं आपको बताऊंगा, अगर वो इस एक्सियम के फॉर्म में होंगे बच्चों, तो उसके लिए कोई प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि एक्सियम का मतलब ये होता है, जब आप यूक्लिड ज्योमेट्री में यही सब चीज़ें बताई गई हैं। चैप्टर 5 जो आपका है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री,
चैप्टर 5 में यही सारी चीज़ें बताई गई हैं कि एक्सियम क्या होते हैं। पास्टुलेट, एक वर्ड होता है पास्टुलेट, ये भी एक वर्ड होता है पास्टुलेट्स। पास्टुलेट्स का मॉडर्न नेम है, पास्टुलेट्स का मॉडर्न नेम होता है बच्चों एक्सियम। समझ में आ रहा है। ये चैप्टर 5 जब उसमें दिया गया है, चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री में, चैप्टर 5 में कहा गया है कि पास्टुलेट इज आल्सो कॉल्ड द प्रूवन स्टेटमेंट, दैट इज देयर इज नो नीड टू प्रूव। और उसका जो मॉडर्न नेम है, आधुनिक नाम इसका है, वो है एक्सियम। एक्सियम इज आल्सो कॉल्ड, इट इज कॉल्ड आल्सो अ प्रूवन स्टेटमेंट। और थ्योरम क्या होता है? थ्योरम इज अ स्टेटमेंट विच इन विच वी हैव टू प्रूव, देन आफ्टर वी हैव टू यूज। समझ में आ रहा है ना। तो थ्योरम और एक्सियम, यही दो चीज़ें आपको जितने भी ज्योमेट्री में इसमें इस बुक में ज्योमेट्री के चैप्टर्स हैं, उनमें जो जो स्टेटमेंट दिए रहेंगे, अगर वो एक्सियम के फॉर्म में होंगे तो उससे हमें प्रूव करना पड़ेगा। जो स्टेटमेंट एक्सियम के फॉर्म में होंगे बच्चों, उसमें प्रूफ नहीं करना पड़ेगा। और जो स्टेटमेंट थ्योरम के फॉर्म में होंगे बच्चों, उसे हमें प्रूव करना होगा। समझ में आ रहा है ना। तो सो वी कैन राइट एक्सियम इज कॉल्ड अ प्रूवन स्टेटमेंट। ये मैंने आपको पहले बता दिया कि एक्सियम एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है। तो अब मैं अगर कोई स्टेटमेंट लिखूंगा, समझ में आ रहा है ना, और उसमें उसके पहले अगर एक्सियम वर्ड यूज हो जाएगा बच्चों, तो उसके लिए प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं होगी। सो वी कैन राइट फर्स्ट एक्सियम इन दिस चैप्टर एज corresponding angle axioms, corresponding angles axiom। देखिए बच्चों, अब मैंने एक्सियम वर्ड यूज कर लिया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब जब मैं कोई स्टेटमेंट लिखूंगा बच्चों, देन देयर इज नो नीड टू प्रूव, बिकॉज इट द स्टेटमेंट which I am writing for this axiom, so there is no need to prove. So here what is the corresponding angles axiom? If a transversal लिखेंगे हम, if a transversal तो समझ में आपको आ ही गया होगा। ट्रांसवर्सल क्या होता है? if a line intersects two or more line at distinct point, then it is called transversal. So we can write if a transversal intersects two parallel lines, then each pairs of corresponding angles, each pairs of corresponding angles are equal। अब देखिए बच्चों, अब यहाँ पर आपको जो मैंने पहले लाइन बताई थी, corresponding एंगल कब बनता है, when the corresponding angles are formed। तो बच्चों corresponding एंगल तभी बन जाता है जब दो लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट करती है, चाहे वो लाइन पैरेलल हो और चाहे वो लाइन नॉन पैरेलल हो। देखिए यहाँ पर ये जो लाइन देख रहे हैं, ये क्या है? नॉन पैरेलल है, नॉन पैरेलल है ना। तो यहाँ पर आपको करस्पॉन्डिंग एंगल मिल जाएगा। ऐसे ही पैरेलल लाइन में भी करस्पॉन्डिंग एंगल मिल जाएगा। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं होगा बच्चों, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने के लिए हमें क्या जरूरी होता है? पैरेलल लाइन होना जरूरी होता है। समझ में आ रहा है ना। कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं बच्चों जिनको समझना बहुत ज़रूरी होता है कि करस्पॉन्डिंग एंगल का फॉर्मेशन तभी हो जाता है जब किसी टू लाइन को, देखिए मैं टू लाइन बोल रहा हूँ, पैरेलल नॉन पैरेलल के बारे में नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि करस्पॉन्डिंग एंगल बनता कब है। करस्पॉन्डिंग एंगल तभी बनता है बच्चों जब किसी टू लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट करता है, तभी करस्पॉन्डिंग एंगल बन जाता है। समझ में आ रहा है। और करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल कब होता है बच्चों? जब if a transversal intersects two parallel lines, then each pair of corresponding angles are equal and it is called corresponding angles axiom. So there is
no need to prove and we have to use this concept in further for proving another concept बच्चों, ठीक है. So here again we can write axiom is chi, a proven statement which is used to prove another statement. ये लिखना इसलिए ज़रूरी है बच्चों क्योंकि हम जैसे हमने अभी लिखा ना, ये स्टेटमेंट लिखा, अब इसका हम यूज़ करेंगे ना, इसका यूज़ करेंगे, कहाँ यूज़ करेंगे, किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए. तभी मैंने यार इसको यहाँ पे लिखा है कि एक्सियम क्या होता है, एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है बच्चों, एक पहले से ही प्रूव स्टेटमेंट होता है जिसका यूज कहाँ करते हैं, प्रूव अनदर स्टेटमेंट, किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए हमें इसका यूज करना पड़ता है. समझ में आ रहा है ना. तो ये हो गया आपका. तो करस्पॉन्डिंग एंगल का फॉर्मेशन मैंने बता दिया कब होता है, जब कोई ट्रांसवर्सल टू लाइंस को इंटरसेक्ट करती है. एंड इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. तो यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ इसका डायग्राम बनाएंगे हम इस तरह से. आप देखिए बच्चों, ये लाइन PQ एंड MN, ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये XY मान लेते हैं इसको हम. फिर यहाँ पर हम एंगल 1 2 3 4 लिखेंगे और यहाँ पर 5 6 7 एंड 8. सो here from figure we can write, here from figure lines PQ are parallel to MN and XY is a क्या है बच्चों, ट्रांसवर्सल लाइन है, ट्रांसवर्सल है. देन वी कैन राइट एंगल. देखिए बच्चों, अब यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल कैसे होंगे, देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे बच्चों, 2 और 1 और 5 होगा इक्वल, 1 इक्वल टू 5, क्योंकि 1 और 5 करस्पॉन्डिंग एंगल होगा. ऐसे ही 2 और 6 एंगल इक्वल हो जाएगा, 2 इक्वल टू 6. सेम इन द सेम वे वी कैन राइट 3 इक्वल टू 8, सॉरी 3 इक्वल टू 7 एंड 4 इक्वल टू 8. So we can use to prove another statement with the help of this statement. बच्चों समझ में आ रहा है ना. ये हो गया corresponding angle axiom and I will discuss some more concept in next video. So I hope you are all understand today's concept. Okay, so thank you very much for being with us.